नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइबर अपराध के बारे में जो हाल ही में भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में साइबर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की असावधानी और जागरूकता की कमी है। 2024 के पहले 4 महीनों में ही 7,40,000 से ज्यादा साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 1,800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की घटनाएं शामिल हैं। ये शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की गई हैं, जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। इन आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक ठगी करना है और 85% मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी होती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी अब काफी बड़ी चीज बन गई है और कल यह आपको या मुझे बेवकूफ बना सकती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार मई 2024 में हर दिन 7,000 साइबर अपराध शिकायतें दर्ज की गईं, जो 2021-2023 से 163% अधिक है। पैसा मुख्य मकसद है। 85% मामलों में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है। पिछले 5 सालों में वित्तीय धोखाधड़ी में 1,000% अनुमान है कि लोगों को 1,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। एक बार जब आप ऑनलाइन घोटाले में फंस जाते हैं तो आपके पैसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस प्रतिशत से भी कम मामलों में आपकी मदद कर सकती है और आपके पैसे वापस दिला सकती है। शायद इसीलिए, और शर्म की बात है, हमारे देश में बहुत सारे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है। यह धोखाधड़ी अक्सर हमारी लापरवाही के कारण होती है। उदाहरण के लिए, हम व्हाट्सएप पर किसी शब्द को भगवान का संदेश मानते हैं। यह सच होना चाहिए। या हम रातों रात पैसे 2 गुना करने की योजना में पैसा लगाते हैं और कई बार आप गलत नहीं हो सकते। क्यों? धोखेबाज आपकी जानकारी, बायोमेट्रिक डेटा चुरा सकते हैं और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली या AEPS से पैसे निकाल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में 47% शहरी परिवारों ने कम से कम एक वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है, चाहे वो UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई और निवेश धोखाधड़ी। 23 लोगों के इस सर्वे में पाया गया कि क्रेडिट कार्ड पर अक्सर अनाधिकृत रूप से चार्ज किया जाता है या UPI में QR कोड से पेमेंट मिलने की बजाय पेमेंट खो जाता है। हर दिन अपराधी हमें लूटने के लिए नई नई तरकीबें निकालते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि लोग वित्तीय धोखाधड़ी, जबरन वसूली या अवैध लोन ऐप की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों को इस सबसे बड़ी धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं? ये ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या है? इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े फ्रॉड में नेता और व्यापारी करदाताओं का पैसा खाते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन धोखाधड़ी ज्यादा खतरनाक है। ये धोखेबाज आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जिंदगी खा जाएंगे और परवाह नहीं करेंगे, और इसीलिए आप इसे रोक सकते हैं। आप लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को आगाह कर दें कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। हमने 6 लेटेस्ट या सदाबहार ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता लगाया, जो आपको और मुझे निशाना बना सकते हैं, और हम इन हमलों से बचने के लिए 6 सुरक्षा उपायों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि जालसाज सिर्फ एक कोने में बैठकर आपको ठगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज डिजिटल जालसाज बहुत काबिल, तकनीकी जानकार और चालाक अपराधी बन चुके हैं। अगर आप कभी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो चुप न बैठें, क्योंकि ये खामोशी अपराधियों को हिम्मत देती है। इन अपराधियों ने अपने लेटेस्ट डिजिटल अरेस्ट घोटाले में अच्छों को फंसाया है। वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SP ओसवाल से मिलिए। आपको लगेगा कि उनके पास इतना पैसा और अनुभव है। 82 साल की उम्र में ओसवाल को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन उनके साथ 7 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई। एक गिरोह ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया। फर्जी वर्चुअल कोर्ट रूम में भारत के फर्जी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई की। फर्जी दस्तावेज बनाए,
और ओसवाल को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ओसवाल को भेजे गए फर्जी दस्तावेजों में सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह, बारकोड, डिजिटल सिग्नेचर था। ये सब असली कोर्ट के दस्तावेजों से मिलता जुलता था। नोटिस का पालन करते हुए ओसवाल ने अलग अलग खातों में 7 करोड़ रुपए जमा करवाए। इन्होंने एक व्यापारी को बेवकूफ बनाया और वैज्ञानिकोों को भी। मध्य प्रदेश के इंदौर में परमाणु ऊर्जा विभाग में धोखेबाजों ने एक वैज्ञानिक को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर उनसे 71 लाख रुपए लूट लिए। नोएडा में 89 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 दिन तक वे डिजिटल अरेस्ट में रहे और उनसे 2 करोड़ रुपए लूट लिए गए। नोएडा में पूजा गोयल नाम की डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। उनका नंबर अश्लील वीडियो फैला रहा है। इस तरह की कंप्लेंट के चलते उनसे भी 60 लाख रुपए लूट लिए गए। तो एक बात तो साफ है कि जालसाज किसी खास को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, डॉक्टर, यहां तक कि पीजी छात्रों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में 27 वर्षीय महिला को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने सूचित किया कि उसके नाम पर एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक सीबीआई अधिकारी ने उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान जन्म के निशानों की पहचान करने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा। धोखेबाजों ने उनके सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल गिरफ्तारी क्या है? डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध का एक नाम है जहां धोखेबाज वीडियो कॉल करते हैं और कानून लागू करने वाली एजेंसी होने का दिखावा करते हैं। हम इन दिनों 2 बहुत ही आम अपराध देखते हैं। आपके पार्सल में ड्रग्स है या आपके नाम पर एक पंजीकृत मोबाइल फोन जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों, जबरन वसूली, आतंक, अश्लीलता गतिविधियों में पाया गया है। मूलतः धोखेबाजों का विचार यह होता है कि वे आपसे पूछताछ करेंगे और आप किसी की मदद नहीं ले सकते क्योंकि आपको कैमरे के सामने रहना होगा। अंत में वही होता है जिसकी उम्मीद थी। यह एक समझौते का मामला है जहां आप अपनी जान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए मोटी रकम का भुगतान करते हैं। घोटालेबाज क्रिप्टोकरेंसी या गिफ्ट कार्ड में भुगतान की मांग कर रहे हैं। इससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये धोखाधड़ी नहीं होगी यदि पीड़ितों को पता हो कि हमारी कानूनी व्यवस्था में डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन हम पुलिस और कानून प्रवर्तन से इतने डरते हैं कि हम डिजिटल गिरफ्तारी के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब बात करते हैं भारत सरकार इसमें क्या कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अक्टूबर 2024 को मन की बात में अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से देशवासियों तक डिजिटल अरेस्ट की गंभीरता को साझा किया है। पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। और प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय भी बताए हैं। रुको, सोचो, एक्शन। आप चाहें तो ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें नागरिकों को आश्वासन दिया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी आपको डिजिटल रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल गिरफ्तारी से बच भी गए तो जालसाज आपका इंतजार कर रहे हैं। कहां? चलिए देखते हैं। 6 टॉप स्कैम ये हैं जिनसे लोगों के करोड़ों रुपए लुटे जा रहे हैं। नंबर 1, यूपीआई स्कैम। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की वजह से हमारी जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल जालसाजों की जिंदगी भी आसान हो गई है। 2022 और 2023 में करीब 1 लाख यूपीआई बेस्ड फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपका पैसा बहुत आसानी से डिजिटली खो सकता है। इसके साथ ही आपको क्यूआर कोड स्कैनिंग को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप जहां स्कैन कर रहे हैं पैसा कहां जा रहा है ये आपको जानना जरूरी है। बेंगलुरु में साइबर क्राइम की 41% घटनाएं क्यूआर कोड स्कैनिंग से जुड़ी हैं। सेक्सटॉर्शन टेलीकॉम क्रांति का एक खतरनाक रूप है। स्कैमर्स लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और कुछ लोग इन अननोन वीडियो कॉल उठा लेते हैं। दूसरी तरफ एक महिला अश्लील हरकतें करती पाई जाती है और चुपके से आपका वीडियो बना लिया जाता है जब आप अश्लील हरकतें कर रहे होते हैं।
उसके बाद आपको पुलिस का कॉल आता है और आपको बताया जाता है कि आपके किसी महिला द्वारा आपके खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज है। आपका वीडियो सबूत के तौर पर आपके सामने पेश किया जाता है। इस समय एक व्यक्ति यह नहीं सोचता कि पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई। अगर ऐसा होता तो हमारा देश दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश होता। हम नाम और प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामला सुलझा लेते हैं। आप और घोटालेबाज खुश हैं। तीसरा फ्रॉड है टेलीग्राम फ्रॉड। घर बैठे पैसे कमाना किसे पसंद नहीं है। एडिटर कह रहा है कि फाइल घर भेजो और मैं उसे एडिट कर दूंगा। ऑफिस क्यों आना है? लेकिन ऐसी स्कीमें बहुत चौंकाने वाली हैं और ऐसी स्कीमें फ्रॉड हैं। पहला ऑफर व्हाट्सएप है। आपको व्हाट्सएप पर जॉब का ऑफर मिलता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना, वीडियो देखना, व्यूज बढ़ाना, वीडियो लाइक करना। सबसे पहले आपको अपने काम के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, आपका भरोसा बढ़ेगा। फिर आपको ट्रेनिंग या बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे देने होते हैं। एक बार जब आपने बड़ी रकम चुका दी तो व्यक्ति चला गया। चौथा फ्रॉड एआई की बहुत स्मार्ट दुनिया है। एआई के साथ मानवता विकास के अगले स्तर पर चढ़ रही है। अपराधियों ने भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना सीख लिया है। किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल से फोन कर रहा है, पैसे मांग रहा है। किसी की बेटी को होटल के कमरे में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो अभी सेटलमेंट चुका दें। आप फोन पर उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। वह मदद मांग रही है। अगर वह घर पर टीवी नहीं देख रही होती तो आप इसके लिए राजी हो जाते। कुछ लोग बच गए, लेकिन लाखों लोग, लाखों माता पिता, लाखों रिश्तेदार ऐसे ही पैसे निकाल चुके हैं। और जो आवाज उन्होंने सुनी है, जिस पर वो यकीन करके पैसे निकाल लेते हैं, वो आवाज लगभग असली होती है। सॉफ्टवेयर की मदद से, एआई की मदद से आज की तारीख में आप किसी की आवाज कॉपी कर सकते हैं और फिर आप उस आर्टिफिशियल आवाज से उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। पांचवां फ्रॉड लिंक आधारित धोखाधड़ी। हर घोटाले में एआई या कटिंग एज तकनीक की जरूरत नहीं होती। धोखेबाजों के लिए इंसानी कमजोरी वरदान होती है। हर कोई मुफ्त इनाम चाहता है और जो भी व्हाट्सएप पर आए वो सच होना चाहिए। आपको एक लिंक मिलता है, उस पर क्लिक करें और फिर आपको एक शानदार इनाम मिलता है। अब आपको मिलेगा एक मुफ्त इनाम। आपको डिटेल भरनी होगी, पता, आईडी प्रूफ, कभी कभी बैंक डिटेल, टैक्स, शिपिंग फीस। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कभी ये इनाम नहीं मिलता और पैसे भी चले गए। और अगर आप बहुत बदकिस्मत हैं तो आपको बैंक का पासवर्ड देना होगा, तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। छठा फ्रॉड ओटीपी स्कैम। आपको स्कैम से बचाने के लिए सरकार ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी बिना ओटीपी के कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। धोखेबाज फिर ओटीपी को फॉलो करते हैं और आपके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट और दूसरी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो आपके फोन पर बैंक अकाउंट प्रतिनिधि बनकर आते हैं या ई-कॉमर्स साइट ऑपरेटर बनकर। अक्सर वो आपको सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। अधिकारी ऑफिस में नहीं था, लेकिन सरकारी अधिकारी आपसे सारी जानकारी ले रहा है। आप भी उन्हें जानकारी देते हैं। बिना सोचे समझे आपने ओटीपी दे दिया और आपका पैसा चला गया। इन स्कैम से आपको कितना नुकसान हो सकता है, देश के नागरिकों को कितना नुकसान हो सकता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकों में 65,000 फ्रॉड के मामले पकड़े गए। साल में 65 लाख करोड़ की लूट हुई। आज बैंकिंग नियमन ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं, इसलिए ये घोटाले कम हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल फ्रॉड ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। हम 5 लाख करोड़ की संभावना की बात कर रहे हैं, तो सरकार इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, सरकार इस बारे में गंभीर है। सरकार मान रही है कि ये एक समस्या है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई ऐसी नहीं है जिससे फ्रॉड कम हो या जालसाजों के दिल में डर पैदा हो। सरकार ने एक ऑनलाइन संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की है, जिसमें 12 लाख साइबर अपराधियों का डेटा स्टोर है। इस रजिस्ट्री का इस्तेमाल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय जांच एजेंसियां,
खुफिया एजेंसियां साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कर सकती हैं। दूसरी ओर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के जरिए साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग और समाधान को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। एनसीआरपी को हर दिन 67,000 कॉल आती हैं, जिनमें साइबर क्राइम से जुड़े सवाल होते हैं। तो सोचिए, लोग भी इतने डरे हुए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर कॉल करके पता लगा रहे हैं कि कहीं उनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 5 लाख पीड़ितों को 2,800 करोड़ की ठगी की रकम वापस कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो हुई है, लेकिन इस शुरुआत से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता जब तक आप इसका समर्थन नहीं करते। सबसे पहले, अगर आप कभी साइबर अपराध में शामिल हुए हैं तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। www.cybercrime.gov.in एक आधिकारिक पोर्टल है जहां आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार आपकी मदद कर सकती है। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि स्थिति रिपोर्टिंग और गुहार लगाने के इस चरण तक पहुंचे, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। हाल ही में एक खबर वायरल हुई। मुंबई में एक पुलिस अधिकारी एक ऑटो में घुस जाता है। वो एक महिला से 50,000 रुपए मांगता है क्योंकि महिला कार में वेपिंग कर रही थी। धूम्रपान और वेपिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बिना वर्दी वाला ये अधिकारी कौन है? 50,000 रुपए क्यों मांग रहा है? महिला को लगा कुछ गड़बड़ है, ये अधिकारी नहीं है। उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पुलिस अधिकारी भाग गया। अब खबर यह है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली अधिकारी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सक्रिय रहना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही डरना नहीं चाहिए। डरो मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। साइबर फ्रॉड में 90% मामलों में आपको अपना पैसा वापस नहीं मिलता है। अगर आपका पैसा बैंकिंग चैनल से निकल गया है तो तुरंत बैंक में जाकर रिपोर्ट करें। अगर बैंक की लापरवाही की वजह से आपके अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है तो बैंक आपको आपका पैसा वापस कर देगा। लेकिन याद रखें, अगर अनधिकृत ट्रांजैक्शन को 7 दिन हो गए हैं और आप उसके बाद रिपोर्ट करते हैं तो बैंक की देनदारी कम हो जाएगी और बैंक की पॉलिसी काम आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क रहना होगा। अगर कोई आपको धमका रहा है तो आपको सतर्क रहना होगा। पॉइंट नंबर 2, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। रोकथाम सही तरीके से करें। कोई अनजान मैसेज न खोलें, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करें, अनजान वीडियो कॉल का जवाब न दें और हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन को दोबारा चेक करें और उन्हें अप्रूव करें। अगर कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से स्कैन करें। हर ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट लगाएं और बिना OTP 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कुछ भी ना करें। जो चीज आपने आज तक WhatsApp पर नहीं सीखी, कम से कम असल जिंदगी में तो सीख ही लें। किसी भी QR कोड पर आंख मूंदकर भरोसा न करना सीखें। किसी भी पेमेंट लिंक पर आंख मूंदकर पेमेंट न करें। पेमेंट करने के लिए कौन सा गेटवे या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड में OTP इनेबल करें और ट्रस्ट फैक्टर पर भरोसा न करें। आपको हर अनजान नंबर को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड आपसे पैचअप करना चाहती है तो वह दूसरा तरीका खोज लेगी। अगर आपने उठाया तो आप भी डिजिटली गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर पार्सल में ड्रग्स मिले तो तुरंत फोन काट दें और जिस पार्सल कंपनी से ड्रग मिला है उसे कॉल करें और पता करें कि आपकी ड्रग कहां मिली है। सरकार जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, टॉयलेट आदि हर चीज के लिए आधार मांगती रही है। लेकिन अब नया फॉर्मूला यह है कि आपको अपना आधार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आधार से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने डेटा की सुरक्षा करें। अपनी निजी और पारिवारिक जानकारी की सुरक्षा करें। अपनी निजी जानकारी को नियंत्रण में रखें, क्योंकि धोखेबाज लोग आपके बेटे के बाहर जाने पर भी नजर रख रहे हैं और फिर आपको पुलिस का फोन आ जाएगा। 4, सावधान रहें। यह मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता है कि बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। समस्या यह है कि धोखेबाज हर दिन नए तरीके खोज रहे हैं।
हमें अपडेट रहना होगा। उदाहरण के लिए सिम स्वैप स्कैम। यह क्या है? इससे हैकर्स आपके सिम को दूर से ही डुप्लीकेट कर सकते हैं और आपकी सारी जानकारी चुरा सकते हैं। इसीलिए नियमित पासवर्ड बदलना भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। आपको OTP स्कैम से भी सावधान रहना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत विवरण से बचें। आधिकारिक चैनल, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए फोन पर विश्वास न करें और अपना OTP न दें। शेडी ऐप्स एक नई चीज बन रही है। हम ऐप्स को इंस्टॉल करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि किसी ने इसे बनाया है। कोई भी अज्ञात ऐप इंस्टॉल न करें, केवल आधिकारिक जगह से इंस्टॉल करें, जैसे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, जिनकी अच्छी रेटिंग है। क्योंकि एक बार जब आप अपने फोन पर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो यह बहुत सारी अनुमतियां लेता है, कैमरा, माइक और अन्य पासवर्ड। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि वे भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप साइबर सुरक्षा से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।